जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब कुशल मंगल होंगे। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं। संविधान का जो मूल अधिकार होता है, माने एक ऐसा अध्याय है जहाँ से भारत क्या उत्तर प्रदेश समेत भारत में जो भी परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, अगर भारतीय संविधान उसमें सम्मिलित किया गया है, खासकर सामान्य अध्ययन के दृष्टिकोण से, वहाँ पे यहाँ से प्रश्न आना लाजमी है, माने यहाँ से प्रश्न आना तय है। तो इसकी महत्वपूर्ण व्याख्या हम आपके बीच लेकर आ रहे हैं आपकी परीक्षा के लिए। तो शुरू करते हैं आज की तैयारी, और क्लास खत्म होने के बाद इसकी जो क्लास नोट्स है वो हमारे टेलीग्राम पे PDF के रूप में या इमेज के रूप में हमारे फेसबुक पेज इल विद दुर्गेश पर उपलब्ध हो जाएगी, जिसकी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध की गई है। आइए इस भाग को, अगर भाग जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है भाग 3। कौन सा है? भाग 3। अनुच्छेद की अगर बात करें तो यह है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। जी हाँ दोस्तों, ये भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, जिसे हम मूल अधिकार कहते हैं, फंडामेंटल राइट कहते हैं, और यह नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रदान किए जाने वाले एक अधिकार हैं, जो सरकार के अधिकार को कम करके और नागरिकों के अधिकार को बढ़ाकर बताते हैं। इसलिए इस भाग को, माने भाग 3 को, भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। जी हाँ, संविधान की भाग 3 को पूछा जाता है, संविधान के किस भाग को संविधान की मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो ये भाग 3 है। एनसीईआरटी के आधार पर इस पूरी सीरीज की तैयारी की जा रही है। मैं उम्मीद करता हूँ यह सीरीज आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी। अगला है, आगे यहाँ से देखेंगे तो मूल रूप से संविधान में 7 मूल अधिकार थे। मतलब मूल संविधान में, यहाँ पे मैं कह सकते हैं कि जो भारत का मूल संविधान था, जो 26 नवंबर 1949 के लिख कर तैयार हुआ था, उसमें 7 मूलाधिकार थे। लेकिन अब वर्तमान समय में मूल अधिकार की संख्या कितनी हो गई? 6। माने पहले कितनी थी? 7, और अब कितनी है? 6। यहाँ से आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि अभी आगे चलकर इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम आगे देखेंगे कि संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन, जी हाँ, 44वें संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। अब यह भाग 12 में, जी हाँ दोस्तों, आपने एकदम सही सुना, भाग 12 में अनुच्छेद 300 क, अनुच्छेद 300 क के तहत एक कानूनी अधिकार है। कैसा अधिकार है? एक कानूनी अधिकार है। तो सोचिए यहाँ से आपकी परीक्षा के लिए कितने प्रश्न तैयार हुए। पहला कि मूल संविधान में कितने भाग थे, कितने मूल अधिकार थे? 7। अब कितने हैं? 6। संविधान किस भाग में है? भाग 3 में है। किस संशोधन द्वारा 7वां हटाया गया? 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में। फिर मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? किसे? तो भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा पार्ट 3 को कहा जाता है। तो यहाँ से आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे अगर आपने पेड क्लास ज्वाइन किया होगा तो आपको इसकी नोट्स भी उपलब्ध हो जाएगी। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अब इन सभी संविधान में मूल अधिकार को शामिल करने का समर्थन 1928 में नेहरू रिपोर्ट में किया गया था। जी हाँ, एक प्रश्न आपके लिए यहाँ पे आएगा कि नेहरू रिपोर्ट में, जी हाँ दोस्तों, नेहरू रिपोर्ट में मूल अधिकार की जो समर्थन 1928 में कहाँ किया गया था? नेहरू रिपोर्ट में किया गया था। लेकिन संविधान निर्माण संविधान सभा के संगठन की योजना प्रस्तुत करने वाले कैबिनेट मिशन 1946 द्वारा सुझाव दिया गया कि मूल अधिकारों तथा अल्पसंख्यकों के अधिकारों की अनुशंसा करने के लिए एक समिति का गठन किया जाना चाहिए। ठीक है, यहां से कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम इसके बारे में आगे जानेंगे कि मूल अधिकार क्या होता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए मूल अधिकार एक ऐसा अधिकार होता है, एक ऐसा राइट होता है जो सरकार के अधिकार को छोटा करता है, व्यक्ति के अधिकार को बढ़ाकर बताता है। और साथ ही साथ मूल अधिकार की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि इस अधिकार को हम ज़बरदस्ती सरकार से ले सकते हैं, छीन सकते हैं। उसके लिए सरकार कोई भी, दुनिया भारतीय सरकार कोई भी बन जाए, वो हमारे मूल अधिकार का हनन नहीं कर सकती। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपके जो कॉन्सेप्ट थे वो लगभग क्लियर हो चुके होंगे। अब देखिए, अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो यहाँ से पढ़ेंगे कि संविधान की अनुच्छेद 12, जी हाँ, आपने एकदम सही सुना। अब आर्टिकल 12 पढ़ेंगे। ठीक है, आर्टिकल 12 क्या क्या है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। आर्टिकल 12 में है राज्य की परिभाषा। यहाँ पे क्या दिया गया है? राज्य की परिभाषा। अब राज्य की परिभाषा क्या है, आइए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। इस परिभाषा के अनुसार राज्य में निकाय सम्मिलित हैं। क्या क्या निकाय है, आइए उसके बारे में कहते हैं। देखिए, राज्य, स्टेट, इसे हम स्टेट कहते हैं। राज्य की जो परिभाषा, राज्य मतलब स्टेट होता है, आइए इसके बारे में भी बताएंगे।
देखिए राज्य दो होता है, राज्य को मतलब हम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश इसे ना समझे। राज्य का मतलब यहाँ से हम भारत को समझे। भारत भी क्या है, एक राज्य है। राज्य किसे कहते हैं, अगर किसी को पता हो तो कमेंट करके बताए कि राज्य किसे कहते हैं, राज्य की क्या मूलभूत संकल्पना होती हैं, राज्य की क्या मूलभूत अवधारणाएं होती हैं, राज्य क्या होता है, राज्य की इच्छा क्या होती है। ये सभी अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इसे एक विषय के रूप में पढ़ा हो तो ये जानता होगा कि राज्य क्या है। ठीक है, लेकिन आगे हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे, थोड़ा सा डीप में ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा क्योंकि हमें ऊपर ऊपर से पढ़ना है। आइए भारत की सरकार एवं संसद की बात करते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको आगे अगले पेज पे है, पढ़ते चलते हैं, इसकी स्क्रीनशॉट करते भी चलिएगा। भारत की सरकार एवं संसद क्या क्या सम्मिलित है। भारत की सरकार एवं संसद सभी राज्यों की सरकार एवं विधानमंडल। देखिए उसी राज्य में, राज्य का मतलब क्या है, भारत की सरकार एवं संसद माने पूरे देश की जो संसद है दिल्ली में, वो सभी राज्यों की सरकारें व विधानमंडल, सभी स्थानिक प्राधिकारी, अन्य प्राधिकारी, ये सभी इसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं राज्य के अंतर्गत। मतलब यहां पे देखेंगे कि प्राधिकारी के अंतर्गत ऐसी संस्थाएं आती हैं जो राज्य के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करती है। क्लियर। मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध उपलब्ध होते हैं, माने राज्य सरकार के विरुद्ध उपलब्ध होते हैं। मूल अधिकार इसलिए मौलिक अधिकार कहलाते हैं क्योंकि इसका उल्लंघन की दशा में उच्च न्यायालय माने हाई कोर्ट जिसे आप कहते हैं, हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 और सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत हम जा सकते हैं। इसलिए इसे मौलिक अधिकार भी कहते हैं, इसलिए इसे मौलिक अधिकार कहते हैं। मौलिक अधिकार, ध्यान से देखिएगा, मूल अधिकार और मौलिक अधिकार में डिफरेंस पता हो गया आपको। इसके पहले शायद बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता होगा कि मूल अधिकार को ही मौलिक अधिकार इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका उल्लंघन होने पर हम हाई कोर्ट 226 और सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत जा सकते हैं, और यह आपके लिए, हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बिंदु में से एक होगा। दूसरी बात आप लोग और जानते रहिएगा कि जैसे क्लास खत्म होने के बाद भी क्लास लंबी चलेगी, इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम पे मिलेगा। अभी तक टेलीग्राम पे आप नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पे सर्च करिएगा दुर्गेश सर, बिना स्पेस के। अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़िएगा। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर ई लर्निंग विद दुर्गेश है, वहाँ से भी जुड़कर आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे अन्य प्राधिकारी की बात करते हैं। अन्य प्राधिकारी की बात करते हैं तो राष्ट्रीयकृत बैंक, भारतीय खाद्य निगम, जीवन बीमा निगम, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत, राज्य के अधीन। अब यहाँ पे विधि बनाने का अधिसूचना क्या क्या है, जारी करने का, विधि बनाने की अधिसूचना जारी करना, जैसे नगर पालिका, नगर निगम, ग्राम पंचायत, जिला बोर्ड, तो ये सभी विधि बनाने की जो संस्था है, अनुशंसा जो है, सूचना जारी करने का अधिकार इनके पास होता है। ठीक है, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण था, चाहे तो आप इसकी स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, क्योंकि देखिए हमारा उद्देश्य केवल आपको सिलेक्शन दिलाना है और हम आपके सिलेक्शन के लिए ही पढ़ाते हैं। थोड़ा सा ज़्यादा ही पढ़ लेंगे, लेकिन कोई परीक्षा में प्रश्न बाहर जाए यह नहीं होने देना है। यहाँ पे देखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार कोई भी निजी इकाई या एजेंसी जो राज्य के संस्था के रूप में कार्य कर रही है, अनुच्छेद 12 के तहत राज्य के अर्थ में आती है, राज्य के अर्थ के रूप में उसे जाना जाता है। माने सभी चीज़ें राज्य के रूप में जानी जाती हैं। और राज्य जो है, एक लाइन में लिखिएगा, राज्य का वर्णन किया गया है। संघीय सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, अन्य प्राधिकारी जो होते हैं वे सभी राज्य के अंतर्गत आते हैं, और मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध उपलब्ध नहीं होते। ये लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास सुरक्षित रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए, लेकिन आप तब तक जुड़े रहिएगा। देखिए ऑनलाइन क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं 6306344367 पे। एकल विषय की भी क्लास आपको उपलब्ध होगी और संपूर्ण कैम्बो कोर्स भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। इस पर व्हाट्सएप करके घर बैठे नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। अब पढ़ते हैं अनुच्छेद 13। जी हाँ, आर्टिकल 13। देखिए ये मूल अधिकार से असंगत तथा अल्पीकरण करने वाली विधियां हैं। जी हाँ, अनुच्छेद 13 में अगर आप पढ़ेंगे किताबों में तो मिलेगा मूल अधिकारों के असंगत तथा अल्पीकरण करने वाली विधियां। न्यायिक पुनर्विलोकन शामिल न्यायपालिका को है कि जो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है वह न्यायपालिका को प्राप्त है, जो एक लोकतांत्रिक देश को एक सोने पे सुहागा काम करती है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे भी। देखिए अनुच्छेद 13(1) क्या कहता है। अनुच्छेद 13(1) ये कहता है यदि संवैधानिक विधि और मूल अधिकारों के मध्य टकराव उत्पन्न हो जाए तो मूल अधिकार को प्राथमिकता दी जाएगी। इसे कहीं लिख लीजिएगा आप लोग, अनुच्छेद, सभी लोग लिख लीजिएगा, अनुच्छेद 13(1)
लिख लीजिएगा अनुच्छेद 13(1) में क्या है। सभी लोग, जो लोग भी वीडियो को लाइव देख रहे हैं, जो लोग, वो सभी, अनुच्छेद 13(1) में क्या कहा गया है। यदि किसी भी संवैधानिक विधि और मूल अधिकार के बीच टकराव हो जाए तो वहां पे मूल अधिकार को प्राथमिकता दी जाएगी। जी हां, फंडामेंटल राइट को प्राथमिकता दी जाएगी। यह आप नोट डाउन करके रखिएगा। कोई भी सरकारी संवैधानिक विधि, कोई भी संवैधानिक विधि आ जाए, अगर मूल अधिकार के बीच टकराव की स्थिति होगी तो वहां पे हमेशा मूल अधिकार को वरीयता दी जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी। यह आपके अनुच्छेद 13(1) में वर्णित है। अब यहां पे देखते हैं, संविधान पूर्ण विधियां तथा संविधानेतर विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस मात्रा तक मूल अधिकार असंगत है। माने मूल अधिकार के सापेक्ष कोई भी अधिकार होगा वह उसके आगे शून्य होगा। आइए इसके बारे में अभी एक एक करके हम लोग इसका अध्ययन करेंगे और उसको समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर 13(2) की बात करें, 13(2) हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। जैसे होता है एक पृथक्करण का सिद्धांत। माने यदि किसी अधिनियम का कोई भाग मूल अधिकार से असंगत होने के कारण असंवैधानिक सिद्ध होता है, उस पूरे अधिनियम को शून्य घोषित किया जाना चाहिए, या उस भाग को जो मूल अधिकार से असंगत है। इस प्रश्न के उत्तर में ही पृथक्करणता का सिद्धांत विकसित हुआ है। जी हाँ, अगर आप चाहें तो पृथक्करणता का सिद्धांत मैंने इसके पहले पढ़ाया है। अगर आपने पढ़ा होगा ठीक है, नहीं पढ़ा होगा तो जो पिट क्लास के मेंबर होंगे उन्हें ये मिला होगा, जहाँ पे मैंने पृथक्करणता का सिद्धांत मैंने अच्छी तरीके से पढ़ाया था। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अगले टॉपिक की तरफ, जहां पे आपको अन्य ढेर सारी चीजें पढ़ने को, जानने को मिल सकती हैं। ठीक है, तो यहां पे देखिए, यहां पे दिया गया है अनुच्छेद 13(2) में प्रयुक्त विधि के अंतर्गत सभी अधिनियम, अध्यादेश, आदेश, नियम, विनियम, अधिसूचना, रीतियां, प्रथाएं सभी इसके अंतर्गत शामिल है। मतलब अगर देखा जाए तो अनुच्छेद 13(2) में संविधान के उन सभी वाक्यांशों का प्रयोग किया गया जहां जहां पे दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपके नोट्स में आगे क्या है। ठीक है, तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिएगा। हो सके तो वीडियो अपने साथी मित्रों को शेयर कर दिए, लोगों तक पहुँचा दीजिएगा। बाकी आपकी इच्छा को क्या करना है क्या नहीं करना है, तो इसकी स्क्रीनशॉट आप क्लिक कर लीजिए। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ना समझ में? ऐसा तो आ रहा है ना, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। एक बार हम आपको 13(3) बताते, देखिए वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, इसलिए मैं 13(3) आपको स्पष्ट कर देना चाहूँगा। इसके पहले हम लोगों ने जो 13(3) पढ़ा था, वहाँ पे राज्य के द्वारा निर्मित विधियाँ, अध्यादेश, अधिसूचना, विनियम, नियम, आदेश को शामिल किया गया है। अगर हम 13(2) की बात करें तो वहाँ संविधान के पश्चात विधियों को, वाक्यांश का प्रयोग इस प्रकार किया जाता है। ठीक है, बाकी ग्रहण विधि क्या, अनुच्छेदन का सिद्धांत क्या, ये मैंने आपके पहले पढ़ा दिया है। ठीक है, अभी 13(2) का विश्लेषण भी हम आपको पढ़ा देंगे कि 13(2) का विश्लेषण क्या था। अब आते हैं 13(4) पढ़ते हैं। अनुच्छेद 13(4) यह महत्वपूर्ण है आपके लिए, मूलाधिकार का है। अनुच्छेद 13(3) की कोई बात अनुच्छेद 368 के तहत किए जाने वाले संविधान संशोधन पर लागू नहीं होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, माने अनुच्छेद 13 की कोई भी बात अनुच्छेद 368 के तहत किए जाने वाले संविधान संशोधन पर लागू नहीं होगी। 24वां संविधान संशोधन 1971। ठीक है, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जैसे 24वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा जोड़ा गया, क्या जोड़ा गया? इस संविधान संशोधन को, संशोधन विधि के द्वारा इस भाग में वर्णित मूल अधिकार को छीना जा सकता है। अर्थात संविधान संशोधन विधि सामान्य विधि से अलग है, परंतु गोरखनाथवाद में इस अंतर को अस्वीकार कर दिया गया। जैसे गोरखनाथ के जब विवाद देखा जाए, उसमें कहा गया कि न्यायपालिका ने शंकरी प्रसाद का जो एक, पहले तो स्टार्टिंग से हम लोग देखेंगे कि मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों में विवादित पक्ष क्या है। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ का मामला उच्चतम न्यायालय में आया था, जिसमें अनुच्छेद 13(2) में कहा गया कि वर्णित विधि में संशोधन शामिल है। माने जो वर्णित विधि है मूल अधिकार में संशोधन को शामिल किया गया है। न्यायपालिका के अनुसार सामान्य विधि व संशोधित विधि में अंतर है। उपयुक्त से अभिप्राय है कि संसद सामान्य विधि के द्वारा मूल अधिकारों को सीमित कर सकती है, बल्कि संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकारों को छीना जा सकता है। इसके तहत संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार था, बाद में उसे जमींदारी उन्मूलन कानून द्वारा उसे मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार, लीगल राइट बना दिया गया। लेकिन गोरखनाथ बना भारत संघ में कहा गया कि जो शंकरी प्रसाद के निर्णय को परिवर्तित कर दिया गया। अनुच्छेद 13(2) में वर्णित विधि में संशोधन विधि भी सम्मिलित है, अर्थात न्यायपालिका ने सामान्य विधि और संशोधन विधि के अंतर को अस्वीकार कर दिया और अब संसद द्वारा सामान्य विधि अथवा संशोधन विधि किसी के द्वारा भी मूल अधिकार को छीना नहीं जा सकता है। ठीक है, गोरखनाथ बाद में भविष्यलक्षी विधि का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, जिसका अर्थ यह है कि गोरखनाथ के निर्णय के बाद मूल अधिकारों में किसी प्रकार का संशोधन अब संभव नहीं है। ये आपको जानते रहना होगा। अतः संविधान संशोधन को विधि नहीं माना गया है। माने अब संविधान संशोधन को
संशोधित नहीं किया जा सकता गोलकनाथ बनाम से। ठीक है, गोलकनाथवाद लिखना चाहे लिख लीजिए 1967 में, आगे हम लोग पढ़ेंगे 1967 वाद। कौन सा? गोलकनाथ, गोलकनाथवाद 1967 में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अनुच्छेद 13 द्वारा मूल अधिकार के उल्लंघन के द्वारा न्यायालयों की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जो सर्वोच्च न्यायालय जिसे हम एससी कहते हैं अनुच्छेद 32, 224, उच्च न्यायालय जिसे हम कहते हैं क्या कहते हैं 226, उच्च न्यायालय जिसे हम एससी या हाई कोर्ट के अंतर्गत रखते हैं। तो यहाँ से आपके महत्वपूर्ण चीज़ें मिल गई जो परीक्षा उपयोगी है, जो परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, जहाँ पे हमने आपको पढ़ाने का समझाने का पूरा प्रयास किया। तो आप चाहे इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी आपकी इच्छा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको और पढ़नी है। हमने देखा कि इसके तहत विधानमंडलों द्वारा पारित ऐसी किसी भी अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं जो मूल अधिकार को दिए गए उपबंध में असंगत हो। मतलब यहाँ पे साफ दिया गया है कि न्यायिक पुनर्विलोकन जो अनुच्छेद 13 में है, अनुच्छेद 13 में जो है, यदि कोई भी राज्य विधानमंडल चाहे संसद, कोई भी विधानमंडल यदि कोई भी ऐसी विधि पारित करती है जो मूल अधिकार का हनन करती है, मूल अधिकार को ठेस पहुंचाती है, उसे या पूरे उस विधि को शून्य घोषित करने का अधिकार हमारी न्यायपालिका को है। जी हाँ, उसी की बात कर रहा है। उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है जो मूल अधिकार में दिए गए उपबंध की असंगति में हो। मौलिक अधिकार वाद्य योग है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जानते रहेगा। वाद्य योग का मतलब कि हम इसे न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं यदि उसका हनन होता है। यह लाइन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। ये परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार का लक्षण है, कौन सा मूल अधिकार का लक्षण नहीं है। तो ऐसे प्रश्नों में यह वाद्य योग है 226 और 32 के तहत, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत जो है यह वाद्य योग्य नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे समता का अधिकार। देखिए समता का अधिकार क्या है, यह अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। देखिए एक पहला अधिकार जो हमारा था वो खत्म हो गया। अब हम अगले मूल अधिकार की तरफ चलते हैं जो है पहले समता का या समानता का अधिकार। किसका अधिकार? समता या समानता का अधिकार। आइए पहले हम 6 प्रकार के मूलाधिकार है उनके थोड़ा सा जिक्र हम आपसे आपके बीच कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि मूल अधिकार में क्या क्या होता है। देखिए पहला है समानता का अधिकार। 6 मूल अधिकार आपको मिले हैं, हमें और आपको। तो पहला जो मिला है उसे समता का अधिकार कहते हैं। कौन सा अधिकार? समता का अधिकार। ये कहां से कहां तक है? ये जो है ये अनुच्छेद आपका 14 से लेकर 18 तक है। 14 से लेकर 18 तक है। ठीक है, अगर हम आगे बढ़ते हैं इसके बाद दूसरा जो है वो है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना। अब जो अगला है वह स्वतंत्रता का अधिकार है। माने दूसरा जो मूल अधिकार है वह कौन सा है? स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक, एक मिनट रुकिएगा, तो नहीं तो आप लोग तुरंत, हल्का सा भी गलती होती है तो आप लोग तुरंत कमेंट करते हैं। चलिए, स्वतंत्रता का अधिकार ये आपका अनुच्छेद 19 से 22 है। यह 19 से 22। अब अगला देखेंगे जो तीसरा मूल अधिकार है, ये याद करना है आपको, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। शोषण के विरुद्ध अधिकार। किसके? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये क्या है? अनुच्छेद 23-24 है। याद कर डालिए सभी लोग, 23 से 24। फिर अगला है धर्म की स्वतंत्रता। चौथा, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ये किस ये अनुच्छेद में है? ये आपका अनुच्छेद 25 से 28। किसमें है? 25 से 28 में। फिर आता है पांचवा आपका संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार। संस्कृति और
शिक्षा संबंधी अधिकार। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से प्राय प्रश्न पूछे जाते हैं। यह अनुच्छेद 29 से 30 तक है। अब छठा, क्योंकि इस समय वर्तमान समय में 6 ही मूल अधिकार हैं। छठा जो है आपका वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये किस में है? ये अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। ये अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। आइए इसमें थोड़ा थोड़ा मैं आपको ओरली आपको थोड़ा समझा देता हूँ। देखिए अनुच्छेद 18 में अगर देखा जाए 14 से 18 में, तो 14 क्या आता है? विधि के साथ समानता का अधिकार। 15 क्या आता है? धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव। 16 आता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। 17 अस्पृश्यता का अंत माने छुआछूत का अंत करना। फिर इसमें 18 उपाधियों का अंत आता है। ये हो गया आपका समता या समानता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार क्या आता है? पहला 19 आता है एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, और उसमें 20 अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। 22 कुछ दशा में गिरफ्तारी निरोध के से संरक्षण। शोषण के विरुद्ध जो 23-24 है उसमें 23 आता है मानव दुर्व्यापार बालात श्रम का प्रतिरोध। 24 में कारखाना या अन्य किसी खतरनाक जगहों पे बच्चों द्वारा नियोजन पर प्रतिबंध। फिर 25 की बात करें, अंतःकरण व धर्म के अबाध रूप में मानने या आचरण प्रसार करने की क्षमता, किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, वह इसके अंतर्गत आता है। ठीक है। 26 में धार्मिक गतिविधि का प्रबंधन। 27 में किसी धर्म की अभिवृद्धि हेतु कारावापरण पर प्रतिबंध। फिर 28 आता है कुछ शिक्षण संस्थान के धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। फिर अगला आता है संस्कृति शिक्षा की बात करें, संस्कृति शिक्षा संबंधित अधिकार, तो 29 अल्पसंख्यकों के अधिकार के बारे में बात करता है। 30 शिक्षण संस्था की स्थापना, प्रशासन, अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। और 32 में परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण और अधिकार परीक्षा। ये इन सभी के माध्यम से 6 प्रकार के मूल अधिकार हैं जिन्हें हम लोग को पढ़ना है। आप इसकी स्क्रीनशॉट जरूर क्लिक करिएगा। इनके बारे में करके हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे और इसकी जो नोट्स है आपको अभी आगे पढ़ेंगे। टेलीग्राम पे आपको दुर्गेश सर सर्च करके इलेनी विद दुर्गेश पर जुड़ना है और फेसबुक पेज इलेनी विद दुर्गेश, इंस्टाग्राम, ट्विटर इलेनी विद दुर्गेश। ऑनलाइन क्लास और नोट्स के लिए 6306344367 पर व्हाट्सएप करके आप ऑनलाइन क्लास, नोट्स, वीडियो लेक्चर संबंधी जानकारी ले सकते हैं। अब हम लोग को फिर वापस अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग पहले पढ़ते हैं क्षमता का अधिकार। कौन सा अधिकार पढ़ेंगे? क्षमता का अधिकार पढ़ेंगे। आइए ध्यान से पढ़ते हैं। क्षमता का अधिकार यह अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। कितने से लेकर कितने तक है? यह 14 से लेकर 18 तक है। अनुच्छेद 14 अब पढ़ेंगे हम लोग। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष क्षमता का अधिकार। लिख लीजिएगा अनुच्छेद 14 क्या है? विधि के समक्ष क्षमता का अधिकार। लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा, विधि के समक्ष क्षमता का अधिकार। क्षमता का अधिकार, विधि के तहत क्षमता का अधिकार। ये कौन सा है? यह अनुच्छेद 14 में वर्णित किया गया है। अगर हम इसको जाने तो किसमें है? यह अनुच्छेद 14 में है। किसमें है? ये आर्टिकल 14 में है। ठीक है। अनुच्छेद 14 क्या है? आइए वही देखते हैं। भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष क्षमता विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट माने आपको पता होना चाहिए। देखिए सभी व्यक्तियों के लिए एक समान विधि लागू होगी, माने सभी व्यक्तियों के लिए एक ही प्रकार की कानून लागू होगी। किसी व्यक्ति को कानून का उल्लंघन, विधि माने कानून, विधि माने लॉ, कानून का उल्लंघन करने के बिना दंडित नहीं किया जाएगा। माने किसी व्यक्ति को बिना कानून का उल्लंघन किए, बिना विधि को तोड़े उसके ऊपर किसी भी प्रकार का दंड नहीं दिया जाएगा। आम लोगों चाहे प्रशासनिक अधिकारी की बात करें, एक समान विधि लागू होगी, चाहे वह आम भारत का कोई नागरिक हो, चाहे कोई प्रशासनिक अधिकारी हो, सभी के लिए एक ही प्रकार की कानून लागू होगी। यह समानता का विचार इंग्लैंड से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यह समानता का विचार
इंग्लैंड से लिया गया है। नोट डाउन करते चलिएगा। यह वीडियो क्योंकि देखिए मैंने कहा ना, केवल आप नोट्स लेकर भी हमारी क्लास को पूर्ण नहीं ले सकते हैं, और वीडियो लेक्चर से भी, क्योंकि वीडियो लेक्चर लेंगे तो बाद में आपको नोट्स जरूरत पड़ेगी। इसलिए आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करिएगा, वहाँ पर आपको वीडियो लेक्चर और ये नोट्स भी मिल जाएगा, तो आपको सारे कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। माने यहाँ पे हमने देखा कि इंग्लैंड से लिया गया है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि विधि के समक्ष जो समानता है का जो विचार, इक्वलिटी बिफोर लॉ का विचार नकारात्मक है, क्योंकि समानता के कारण विभिन्न परिस्थितियां वाले व्यक्ति जैसे गरीब, मजदूर, वंचित, पिछड़े एक समान विधि लागू उचित नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या है, सभी के लिए एक ही प्रकार की विधि, एक ही प्रकार का कानून लागू है, जिसे हम क्या कहते हैं, अनुच्छेद 14 के अंतर्गत इसका अध्ययन करते हैं। तो आपको शायद समझ में आ गया, मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा हम लोग आगे पढ़ते हैं और आगे बढ़ेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते रहें। यहाँ पे देखिएगा, प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह नागरिक हो भारत का या विदेशी, सब पर अधिकार लागू होगा। ये पूछा जा सकता है कि अनुच्छेद 14 क्या यह केवल भारतीयों के लिए है? जी नहीं, यह भारतीयों के साथ साथ अधिकार जो अनुच्छेद 14 है ये विदेशियों पर भी लागू होते हैं। माने उन्हें भी विधि के समक्ष समानता का अधिकार है। विधि के समक्ष समानता नकारात्मक अभिव्यक्ति है। यह ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया यह ब्रिटेन के या इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। विधियों के समान संरक्षण अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यह सकारात्मक अभिव्यक्ति है। विधियों का समान संरक्षण यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताया हर एक पॉइंट, हर एक रूल आपके लिए महत्वपूर्ण है जो आप ई-लर्निंग विद दुर्गेश पे पढ़ रहे हैं। मतलब परीक्षा में प्रश्न कहाँ से आएगा यह कहना मुश्किल है। मैंने कहीं से भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है, और उसके लिए हमें आपको पहले से तैयार रहना होगा। मतलब विधियों का समान संरक्षण अमेरिका संविधान से लिया गया है और यह एक सकारात्मक अभिव्यक्ति है। अनुच्छेद 14 विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ, ये क्या है? रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन निहित है। जी हां, विधि का शासन। अनुच्छेद 14 में नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत भी निहित है। नेचुरल लॉ जिसे आप कहते हैं, उसे हम नैसर्गिक कहते हैं, प्रकृति जिसे आप कहते हैं, नेचुरल लॉ भी सिद्धांत को भी इसमें निहित किया गया है। ये सब आप जानते रहिएगा। माने ये एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, चाहे तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। और टेलीग्राम पे जो अभी तक अगर आप नहीं जुड़े तो जुड़िएगा और इस वीडियो को लोगों तो पहुंचाइएगा, लोगों को बताइएगा ई-लर्निंग विद दुर्गेश में आपको संविधान की हर उस चीज़ें आपको उपलब्ध होंगी जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, खासकर अनुभव को भी। अभी आप ये पढ़ लेंगे, परीक्षा के टाइम मैराथन क्लास देंगे, तो जब हम रिवीजन करेंगे, तो जब हम शब्दावलियों का प्रयोग करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए आप लोग प्रयास करिएगा कि पेड क्लास में ज्वाइन करना माने इस ई-लर्निंग विद दुर्गेश का सहयोग करना होता है। वो आपकी छोटी सी गुरुदक्षिणा होती है जो हमारे और अन्य लोगों के काम में आ जाती है। यहाँ तक अगर कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। अब हम इसके अगले टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। जी हाँ, मैंने फिर बताया कि टेलीग्राम पे आपको दुर्गेश सर ही सर्च करना है और ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़ना है। ऑनलाइन क्लास के लिए 6306344367 पर व्हाट्सएप करके ऑनलाइन क्लास, नोट्स, PDF, वीडियो लेक्चर आदि से आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ। उम्मीद करते हैं यहाँ से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बार ये अनुच्छेद की जो सीरीज है एक बार अच्छे से आप इसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से परीक्षा में बार बार प्रश्न आते हैं। अब इसका अपवाद क्या क्या है। जैसे हमने देखा कि यह अमेरिका के संविधान से सकारात्मक भेदभाव, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का विचार लिया गया है। इसका उद्देश्य समाज में वंचित वर्गों के विकास की मुख्य धारा में सम्मिलित करना था, और यह एक वैधानिक अधिकार है, यह लीगल राइट है। यह अधिकार भारत के नागरिकों विदेशियों दोनों को दिया जाता है, इसलिए इसे लीगल राइट कहते हैं। किसे? अनुच्छेद 14 को। इसे वैधानिक अधिकार, विधि के समक्ष समानता का अधिकार कहते हैं। यह कोई सार्वभौमिक मानक नहीं है, इसलिए परिस्थितियों के अनुसार इसका निर्धारण किया जाता है। अब इसका अपवाद क्या क्या है, आइए उसके बारे में जानते हैं। विदेशी राजनयिक, संयुक्त राष्ट्र संघ, देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपको हैं। विदेशी राजनयिक जिसे एम्बेसडर कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ व उनकी एजेंसियों को भारतीय न्यायालयों की सिविल व आपराधिकता से उन्मुक्त किया गया है। उसे से क्या किया गया? उन्मुक्त किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं जो सीरीज आप पढ़ रहे हैं इसके पढ़ने के बाद कहीं भी आपको जीएस में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, इस बात की हम आपसे गारंटी लेते हैं। माने जीएस में एकदम आपका पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा, चाहे बेसिक कॉन्सेप्ट कहें चाहे प्योर जीएस कहें, दोनों में आपको दिक्कत नहीं होगी। और आप देखेंगे
कि अनुच्छेद 361 के तहत भारत के राष्ट्रपति तथा राज्यों के राज्यपाल को अपना दायित्व निभाने के लिए कुछ विशेष उन्मुक्तता दी गई है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अनुच्छेद 361, जी हाँ, इसका अपवाद है अनुच्छेद 361, उनके लिए ये विधि के समक्ष जो क्षमता का अधिकार है ये उनको थोड़ा सा परे है। किसे किसे? भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल। ये नोट करके रखिएगा, स्क्रीनशॉट अपने पास रखिएगा, ताकि आप गर्व से कह सके यह प्रश्न जो आया है, कितना भी घुमा के परीक्षा में प्रश्न आए, आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे, क्योंकि साथ साथ हम आपको प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध कराएंगे। जब प्रैक्टिस सेट पढ़ाएंगे तो हम इन सभी बातों का भी जिक्र आपके बीच करते जाएंगे। अनुच्छेद 105 के तहत संसद के सदस्यों तथा अनुच्छेद 194 के तहत राज्य विधानमंडल के सदस्यों को विशेष अधिकार है। अब इसके बारे में बताएंगे, जब हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि किसी भी लोकसभा या विधानसभा की जब बैठक होती है, यदि कोई भी सदस्य उस न्यायालय में दंडित हो या उसके ऊपर कोई एफआईआर हो, तो उसे संसद की कार्रवाई के कितने दिन पहले, कितने दिन बाद उसे गिरफ्तार नहीं कर सकता। ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो हम लोग को क्रमशः आगे मिलता जाएगा। इसीलिए हमने कहा आप ई-लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़े रहें, सभी लोग पेड क्लास को ज्वाइन करें, क्योंकि पेड क्लास ज्वाइन करना आप ई-लर्निंग विद दुर्गेश को सहयोग मात्र देना होता है, और कुछ नहीं, वैसे आपसे मांगेंगे 10 रुपये तो हम कहेंगे सर तो भीख मांगते हैं। इसीलिए हम पढ़ा के मेहनत करके लेंगे तो शायद आपको भी तकलीफ इस बात की नहीं होगी। अनुच्छेद 361 क की बात करते हैं। जी हाँ, अनुच्छेद 361 क की बात करते हैं। देखिए, प्रेस या मीडिया को संसद के किसी सदन या राज्य विधान मंडल के कार्यविधि के सत्य प्रकाशन का अधिकार है। जी हाँ, यह देखिएगा ध्यान से, अनुच्छेद 361 का क्या कहता है? प्रेस हो या मीडिया को संसद के किसी सदन या राज्य विधान मंडल को क्या करते हैं? कार्यविधि के सत्य प्रकाशन का अधिकार दिया गया है। उचित उद्देश्यों के साथ किया गया यह इस प्रकाशन के लिए कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे जोड़ा गया। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। माने भारत में जब आपातकाल खत्म हुआ तो 1975 वाला, उसके बाद 1978 में कुछ ऐसे बड़े निर्णय लिए गए ताकि अभी आगे जब हम लोग पढ़ेंगे उस सब 44वां संविधान संशोधन पढ़ाएंगे, फिर 46वां पढ़ाएंगे, तो वहाँ पे मैं आपको कई चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, तो 44वां संविधान संशोधन आपके लिए महत्वपूर्ण है, और 42वां इससे भी ज़्यादा, कि उसे लघु संविधान कहते हैं। तो जी हाँ, अनुच्छेद 301, देखिए अनुच्छेद 301 के बारे में थोड़ा सा आपको बात कर दूं कि जो अनुच्छेद 301 है वह राष्ट्रपति और राज्यपालों की विधि के समझ समानता के सिद्धांत लागू नहीं होता। यह राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए है। राष्ट्रपति और राज्यपाल को अपने किसी भी संवैधानिक काम के लिए न्यायपालिका के समक्ष उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 301, अपने कार्यकाल के दौरान उनके ऊपर किसी प्रकार की आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती, चाहे वह राष्ट्रपति हो चाहे वह राज्यपाल हो। अगर हम सिविल मामले की बात करें तो संपत्ति, तलाक, विवाह में राष्ट्रपति राज्यपाल के कार्यकाल में कोई आपराधिक वाद शुरू किया जा सकता है, परंतु राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल को इसकी सूचना 2 महीने पहले दी जानी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिविल मामले में चाहे संपत्ति के मामला हो, विवाह या तलाक में राष्ट्रपति या राज्यपाल के कार्यकाल में कोई भी आपराधिक वाद शुरू किया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल को इसकी सूचना 2 महीने पहले दी जानी चाहिए। यह आपके लिए और हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट था। तो ये अनुच्छेद 14 को अभी तक हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया, जो विधि के समझ समानता का अधिकार था। इसके बाद अनुच्छेद 15 है, लेकिन हम ये प्रयास करेंगे, क्लास ज़्यादा लंबी और हो जाएगी, बर्डन जैसा महसूस होगा, तो इसलिए हम इसके अगले क्लास में पढ़ेंगे ताकि वहाँ पे और सारे कॉन्सेप्ट को हम क्लियर कर सकें, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग समझते हैं, और इसके बाद अनुच्छेद 15 को पढ़ेंगे। 15 और बड़ा है, उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें समझना है, क्योंकि जो अनुच्छेद 15 है वो मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को प्रतिषेध करता है। ठीक है, तो उन सभी तथ्यों को जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे अन्य चीज़ें हमारे सामने खुलकर आएंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हो सके इस वीडियो को अपने साथियों को भी शेयर करिएगा, लोगों तक पहुँचाइएगा, और ई-लर्निंग विद दुर्गेश पे जुड़े रहिएगा। एक छोटा सा प्रश्न पूछेंगे, अगर वीडियो को देखेगा तो जवाब जरूर दिखेगा कि भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहते हैं? भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देंगे, और उम्मीद है कि आप इसका जवाब सभी लोग देंगे।
ठीक है, इसका जवाब दीजिएगा कमेंट करके, और जिसका सबसे सही जवाब होगा, सटीक जवाब जो सबसे पहले देगा और जो बाद में देगा, ये देखना सबसे पहले किसका जवाब होता है, सबसे बाद में कौन इसको व्याख्यात्मक रूप से जवाब कमेंट बॉक्स में देता है, दोनों का देखना है। और आप लोग इस वीडियो को अपने लोगों तक पहुंचाइएगा, शेयर करिएगा, ई-लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़े रहिएगा। इसकी नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, जो दुर्गेश सर सर्च करके ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। फेसबुक पेज ई-लर्निंग विद दुर्गेश, ट्विटर ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर उपलब्ध होगा। ठीक है, इसी के साथ आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ऑनलाइन क्लास के लिए 6306344367 पर व्हाट्सएप करके ऑनलाइन क्लास, नोट्स, वीडियो लेक्चर आदि के संबंध में जानकारी ले सकते हैं। ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज ई-लर्निंग विद दुर्गेश हमारे साथ है, और टेलीग्राम पे जरूर जुड़िएगा, क्योंकि सभी क्लास की नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पे मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।